नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा चुनाव। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और प्रयागराज से फिलहाल ये बड़ी खबर सामने आ रही है। गठबंधन की संयुक्त रैली होनी है। राहुल और अखिलेश की रैली में भीड़ बेकाबू होती भी नजर आई और सभा को संबोधित किए बिना ही वापस लौटना पड़ा। पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई है। भीड़ बेकाबू होने से कई पत्रकारों के घायल होने की भी खबर है। तो देखिए, राहुल गांधी और अखिलेश यादव इस जनसभा में पहुंचना था, जनसभा को संबोधित करना था, लेकिन उससे पहले यहां पर जमकर हंगामा हो गया और जो भीड़ थी उसमें ही आपस में हाथापाई शुरू हो गई। ये आप देख सकते हैं, भीड़ को बेकाबू करने के लिए पुलिस के पसीने छूट गए। राहुल गांधी और अखिलेश यादव को बैरंग लौटना पड़ा। किसी भी तरह का कोई भी संबोधन उनका नहीं रहा। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और खबर यह है कि इस भगदड़ में कई पत्रकारों के चोटिल होने की खबर है। कुछ लोग भी चोटिल हुए हैं। इसी के साथ ही जो पत्रकार कवरेज करने के लिए पहुंचे थे उनको भी चोटें आई हैं। पुलिस के साथ ये धक्का मुक्की हुई है। पुलिस जब इस भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी तभी ये तीखी नोकझोंक और उसके बाद ये मामला इतना बड़ा कि कई पत्रकार इसमें चोटिल बताए जा रहे हैं, कई लोग इसमें चोटिल हुए हैं। तो ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब राहुल और अखिलेश यादव यहां पर पहुंचे थे जनसभा को संबोधित करने के लिए। देखिए, चुनाव चल रहे हैं और ऐसे में प्रचार प्रसार का दौर भी जारी है। जगह जगह तमाम दिग्गज जो है वो पहुंच रहे हैं जनसभा को संबोधित करने के लिए। कुछ ऐसी ही तस्वीर यहां पर भी सामने आई। राहुल गांधी और अखिलेश यादव संयुक्त रैली को संबोधित करने के लिए यहां पर पहुंचे थे, लेकिन जो भीड़ यहां पर मौजूद थी वो आपस में ही इतनी ज्यादा भीड़ यहां पर थी कि पुलिस ने जो इंतजाम किए हुए थे वो भी कम पड़ गए और फिर उसके बाद भगदड़ यहां पर मच गई। पुलिस ने जब इनको रोकने की कोशिश की, स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश की, तो भीड़ बेकाबू हो गई और बताया जा रहा है कि कई लोग इसमें चोटिल हुए हैं और पत्रकारों को भी चोटें आई हैं जो कवरेज करने के लिए यहां पर पहुंचे थे। तो फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब जनसभा को संबोधित करने का ये कार्यक्रम था। आप देख सकते हैं यहां पर भारी भीड़ और पुलिस इनको कंट्रोल करने के लिए, पुलिस के पसीने छूटते हुए नजर आ रहे हैं। ये भीड़ धीरे धीरे आगे बढ़ती है और इन भीड़ में पुलिस भी कहीं ना कहीं खो जाती है। और ये आप देखिए, जो कार्यकर्ता है वो आम जनता से यही बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि प्लीज शांत बैठ जाइए, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। और जब देखा कि भीड़ बहुत ही ज्यादा बेकाबू हो गई, इस भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया, अपने बल का इस्तेमाल किया और उसके बाद और भी ज्यादा भगदड़ यहां पर मच गई। हालांकि राहुल गांधी और अखिलेश यादव उन्होंने जनसभा को संबोधित नहीं किया। ऐसी स्थिति को देखकर उन्होंने वहां से वापस लौटना ही बेहतर समझा। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, सुनने के लिए भारी भीड़ यहां पर पहुंची थी, लेकिन अचानक से माहौल खराब हो गया। ये भीड़ आपस में ही उलझ गई। पुलिस ने जो बैरिकेड्स लगाया था उसको तोड़ते हुए आगे बढ़ गई। हालांकि तुरंत पुलिस को एक्शन लेना पड़ा इस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन इस भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस के भी हाथ पांव फूल गए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये भीड़ आगे बढ़ती चली गई। जो बैरिकेड्स लगाया गया था उस बैरिकेड्स को भी तोड़ दिया और उसके बाद पुलिस ने बमुश्किल स्थिति को कंट्रोल किया। बताया जा रहा है कि कई लोग इसमें चोटिल हुए हैं। जो मीडिया कर्मी वहां पर पहुंचे हुए थे इस जनसभा को कवरेज करने के लिए, उनको भी चोटें आई हैं। प्रयागराज की ये तस्वीरें, और देखिए ये कोई पहली बार नहीं है, इस तरह की तस्वीरें भी कई बार पहले आ चुकी हैं। जब इस तरह का कोई संबोधन होता है, बड़ा कार्यक्रम होता है, वहां पर ये भगदड़ मच जाना और या फिर विरोध प्रदर्शन होना और पुलिस के साथ तीखी नोकझोंक। तो फिलहाल कुछ ऐसी ही तस्वीर ये प्रयागराज में देखने को मिली है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सैयद मोहम्मद आमिर इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। आमिर, जो आज तस्वीरें हम देख रहे हैं, संयुक्त रैली ये थी, राहुल गांधी और अखिलेश यादव को संबोधित भी करना था, लेकिन भीड़ आपस में इतनी ज्यादा उलझ गई कि पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। कई मीडिया कर्मी इसमें चोटिल बताए जा रहे हैं। आखिर कैसे ये सब कुछ घटना घटी, क्या वहां पर हुआ, थोड़ा विस्तार से बताइए। देखिए कि आज विधानसभा परिणा में जहां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की संयुक्त सभा होनी थी फूलपुर के प्रत्याशी के समर्थन में, मगर जो बैरिकेडिंग की बनाई गई थी समाजवादी के जो जिला अध्यक्ष, उन्होंने उसका निरीक्षण भी किया था, वो कहीं पर्याप्त नहीं थी। जो बैरिकेडिंग का मानक था वो भी पूरा नहीं था और जिसके वजह से जो समर्थक थे वो पहले ही बैरिकेडिंग को तोड़ चुके थे। रही बात पुलिस की लाठीचार्ज करेंगे तो पुलिस ने कोई लाठीचार्ज नहीं करी। पुलिस ने उनको रोकने की जरूर कोशिश की मगर वो पुलिस को भी नहीं माने। पुलिस को भी धक्का मुक्की करते दिखाई दी है और साथ ही पुलिस महिला जो थी वहां से उनसे भी धक्का मुक्की हुई और साथ ही पत्रकारों के मोबाइल इसमें टूट गए। कई पत्रकारों के हाथों में चोट आई है गंभीर रूप से और साथ ही मेरा खुद 2 मोबाइल टूट गया इसमें और
इसी तरह से कई पत्रकारों के फोन भी टूटे हैं, यानी पत्रकारों का काफी नुकसान हुआ है। मगर सबसे बड़ी बात है कि समाजवादी पार्टी के जो लोग थे अपनी गलती मानने में वो तैयार नहीं थे। उन्होंने शाम 5:30 बजे प्रेस वार्ता भी बुलाई थी। जब पत्रकार वहां पहुंचे, जब इस पर उनसे बात होने लगी तो वो अपनी गलती पूरी तरह से मानने होने से तैयार और प्रशासन से अपना ठिकाना फोड़ रहे थे, जिसके बाद पत्रकारों ने उनसे तीखी नोक-झोंक भी हो गई पत्रकारों से, जिसके बाद पत्रकारों ने उनका पूरी तरह से बहिष्कार करते हुए। ठीक है आमिर, लेकिन जो ये नोकझोंक हुई है जो तस्वीरों में हम देख रहे हैं, क्योंकि संयुक्त रैली ये थी, अखिलेश यादव भी पहुंचे थे और राहुल गांधी भी, यानी कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, लेकिन ये सिर्फ आपस में ही कार्यकर्ता उलझे हैं या फिर कोई बाहरी तत्व भी बीच में आए हैं? कुछ लोगों का नाम भी इसमें शामिल? चलिए आगे जुड़ने की कोशिश हम करेंगे, संपर्क शायद लगता है डिस्कनेक्ट हो चुका है, तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये आज दिन भर की तस्वीर आप देखिए, यहां पर एक भव्य कार्यक्रम ये था, संयुक्त रैली थी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की, और दोनों पार्टी के जो दिग्गज चेहरे थे राहुल गांधी और अखिलेश यादव, वो भी यहां पर पहुंचे थे। बेसब्री से इंतजार ये हो रहा था कि वो यहां पर पहुंचेंगे तो संबोधित करेंगे रैली को, लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं जैसे ही राहुल गांधी और अखिलेश यादव यहां पर पहुंचे, मंच पर चढ़े, उसके बाद ये भीड़ आगे आगे बढ़ती गई। जो पुलिस ने बैरिकेड्स लगाए थे उस बैरिकेड्स को भी तोड़कर आगे बढ़ी। हालांकि पुलिस ने इनको रोकने की कोशिश करी, समझाने की कोशिश करी, लेकिन ये नहीं माने और उसके बाद स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। हालांकि भारी तादाद में मीडिया कर्मी वहां पर पहुंचे थे इस रैली को कवरेज करने के लिए, उनको भी नुकसान पहुंचा है, उनको भी चोटें आई हैं। तो ये भीड़ आप देख सकते हैं, यानी कि एक बड़ी लापरवाही, बड़ी चूक स्थानीय प्रशासन की कि इतना भव्य कार्यक्रम, लेकिन उसको ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन इतनी मुस्तैदी के साथ यहां पर तैनात नहीं होगा या फिर इतनी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं होंगे, जो ये भीड़ इतनी ज्यादा बेकाबू हो गई कि पुलिस की बैरिकेड्स को तोड़कर आगे बढ़ गई। अगर भारी तादाद में सुरक्षा बल यहां पर होते तो शायद स्थिति को कंट्रोल किया जा सकता था। क्या इसका अंदाजा नहीं था कि कितनी भीड़ यहां पर आएगी, और अगर भीड़ आएगी तो उसको कैसे कंट्रोल करना है? और सैयद मोहम्मद आमिर इस वक्त हमारे साथ सीधा लाइव बने हुए हैं। आमिर, मैं यही समझना चाह रहा था कि जो भीड़ यहां पर पहुंची थी, क्या ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के ही कार्यकर्ता थे या फिर खबर यह भी सामने आ रही है कि कुछ लोगों ने माहौल खराब करने की कोशिश की है? देखिए, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लोग जिस तरह से दावा कर रहे थे, कह रहे थे कि ये उनके समर्थक भी थे उसमें, और जो वहां पर भीड़ थी वो आम जनता थी, उनका ऐसा कहना है समाजवादी पार्टी का। मगर ये जो सैलाब था उनके समर्थकों का था और कुछ पार्टी के कार्यकर्ता भी उसमें कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से वे अंगवस्त्र डाले हुए थे और टोपी लगाए थे, कुछ समाजवादी के भी आप विजुअल में देख सकते हैं फोटो वीडियो में, कि जिस तरह से जो बैरिकेडिंग तोड़ रहे हैं उनको एनआईयू के लोग रोकने की कोशिश कर रहे हैं, मगर पूरी तरह से नहीं माने। उन्होंने बैरिकेडिंग को भी तोड़ दिया और सारी जो व्यवस्थाएं थी कहीं ना कहीं पूरी तरह से भगदड़ जो थी, पूरे बेकाबू थे। और वहीं दूसरी जगह जब मुगारी में भी ये कार्यक्रम में अखिलेश यादव और यहाँ से तो वापस चले गए बिना सभा करे, जब मुगारी पहुंचे वहां पे सभा करने से पहले भी यही हाल वहां पे भी देखने को मिला। जी सचिन, ठीक है, चलिए आमिर, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। के बाद खबरों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे इस वक्त एक और बड़ी खबर के साथ, और फिलहाल ये बड़ी खबर सामने आ रही है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। गर्मी ने तोड़े हैं अब तक के सारे रिकॉर्ड, और उत्तर प्रदेश में आसमान से आग बरस रही है। आलम यह है कि लोगों को गर्मी में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, और देश भर में सबसे गर्म शहर बना है आगरा। आगरा में सीजन का सबसे गर्म दिन आज ये दर्ज किया गया है, और तापमान की अगर बात करें तो अधिकतम तापमान 47.7 डिग्री रहा है। यह आगरा का तापमान हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए, पूरे देश भर में इस वक्त गर्मी रिकॉर्ड तोड़ रही है। आलम यह है कि सुबह से ही गर्मी की शुरुआत हो जाती है, और उसके बाद जैसे जैसे सूरज चढ़ता है, आगे दिन बढ़ता है, तो गर्मी और ज्यादा बढ़ने लगती है। और हर जगह की स्थिति कुछ इसी तरह से बनी हुई है, लेकिन आगरा में स्थिति यह है कि अधिकतम तापमान 47.7 डिग्री तक पहुंच चुका है, और लोग अब इससे बचने के लिए तरह तरह के इंतजाम कर रहे हैं। और जिस तरह से तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कोई इस तरीके के लिक्विड का इस्तेमाल कर रहा है, कोई एनर्जी ड्रिंक पी रहा है ताकि इस गर्मी से बचा जा सके। लेकिन रोजमर्रा कामों के लिए घर से निकलने वाले लोगों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि इतने अधिकतम तापमान में लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं अपने कामकाज के लिए। हालांकि बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है, लोग किसी भी काम के लिए, शॉपिंग के लिए बाहर नहीं आ रहे हैं। व्यापारियों के जो चेहरे हैं वो मुरझाए हुए हैं, उनको दिन में अपनी दुकान के शटर डाउन करने पड़ते हैं।
आलम यह है कि गर्मी के चलते लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे, लेकिन जो रोजमर्रा निकल रहे हैं उनको दिक्कतें हो रही हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ आगरा से संवाददाता ब्रिज किशोर शर्मा इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रिज किशोर शर्मा, फिलहाल आगरा में सबसे ज्यादा तापमान यह बताया जा रहा है 47 समथिंग। फिलहाल किस तरह की स्थिति ग्राउंड जीरो पर देखने को मिल रही है? ब्रिज किशोर, आपको मेरी बात मिल पा रही है? आगरा में देखिए लगातार तापमान बढ़ रहा है और आज 47 डिग्री के करीब तापमान पहुंच गया। इसके बाद जो स्थिति आगरा की, प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है और तमाम जो टीमें हैं, रैपिड रिस्पॉन्स टीम और तमाम जो स्वास्थ्य विभाग की टीमों का गठन किया गया है, लोगों को गर्मी से बचाव के लिए तमाम दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। वहीं बात करें अगर प्रशासन की, तो प्रशासन ने जो स्वास्थ्य विभाग है उसने तमाम अलर्ट जारी किए हैं प्रशासन की ओर से। वहीं लोग जो दोपहर में जो गर्मी बढ़ी है उससे लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। आम जन जीवन मानस पर बहुत फर्क पड़ा है। लोग घरों से जरूरी काम के लिए ही निकल रहे हैं और लिक्विड पानी और ठंडा कोल्ड ड्रिंक पीकर ही लोग अपना गर्मी से बचाव के तमाम उपाय कर रहे हैं। और गर्मी की स्थिति को देखते हुए आगरा में तमाम जो प्रशासनिक अधिकारियां लगातार नजर बनाए हुए हैं। देश का सबसे ज्यादा तापमान आज आगरा में दर्ज किया गया है। पिछले 3 दिन से 46 और 47 चल रहा था। आज 47.7 पहुंचने के बाद तमाम जो व्यवस्थाएं गर्मी से आम जीवन मानस की जो व्यवस्थाएं हैं जो डगमगा गई हैं, गर्मी के कारण लोगों को खासी परेशानियों का सामना उठाना पड़ रहा है। जी बिल्कुल ब्रिज किशोर, लेकिन जिस तरह से आज का तापमान सबसे ज्यादा बताया जा रहा है, खासतौर से आगरा का, कि ये 47.7 डिग्री है, विभाग की तरफ से आगे क्या कुछ अपडेट इसमें दिया गया है कि कब तक ऐसी स्थिति रहेगी? देखिए, मौसम विभाग की तरफ से बताया गया था कि रविवार सबसे ज्यादा गर्म रहेगा और आशंका जताई जा रही है कि आने वाले समय में अभी गर्मी आगरा में और बढ़ने की संभावना है। अच्छा। हालांकि आगरा में देश और विदेशी पर्यटक आते हैं और पर्यटक इस नगरी पर काफी गर्मी को बढ़ने से फर्क पड़ा है। दोपहर होते होते सड़कें सुनसान हो जाती हैं, जिस सिर्फ जरूरी काम वाले लोग ही निकलते हैं और प्रशासन लगातार टीमें बनाकर नजर रखे हुए है कि कोई भी गर्मी से कहीं भी किसी भी स्वास्थ्य विभाग पर कोई परेशानी आ रही है, कोल्ड वार्ड बनाए गए हैं, तुरंत वहां एक्शन लिया जा रहा है और लोगों के लिए मदद की जा रही है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे इस वक्त एक और बड़ी खबर के साथ, और फिलहाल ये बड़ी खबर इलेक्शन से रिलेटेड है। 5वें चरण में यूपी की 14 सीटों पर कल वोटिंग होनी है, तो जिसमें लखनऊ है, मोहनलालगंज है, रायबरेली में कल ये मतदान होना है, अमेठी, फैजाबाद, गोंडा में और कैसरगंज में कल वोट डाले जाएंगे। बाराबंकी, जालौन, झांसी और हमीरपुर में भी कल वोटिंग हो रही है और इसी के साथ बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी सीट पर भी कल वोट डाले जाएंगे। और सुरक्षित मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि वोट कास्ट करने वालों वोटर्स को किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो, और उससे पहले सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। देखिए, गर्मी जो है वो सितम ढा रही है, लेकिन लोगों को परेशानी ना हो, जो अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचेंगे बूथों पर, उनको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो, उसका भी खास ख्याल रखा गया है। हालांकि मशीनों को लेकर भी कुछ चुटपुट खबरें ये भी सामने आई थी कि मशीनें अच्छे से वर्क नहीं कर रही थी, उनको भी कैसे तुरंत बदला जा सके, कोई दिक्कत ना हो, कोई लेट लतीफी ना हो, उसका भी खास ख्याल रखा गया है कि अगर कोई मशीन खराब हो जाती है गर्मी के कारण तो उसको तुरंत एक्सचेंज किया जा सके। हालांकि जो वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं पोलिंग बूथों पर, इससे पहले भी हमने देखा है कि सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जानते हैं, जनपद लखनऊ में 20 मई को मतदान होना सुनिश्चित हुआ है, जिसके लिए सभी समस्त पोलिंग पार्टियां आज रवाना हो चुकी हैं। जनपद लखनऊ में 1544 मतदान केंद्र व 3768 बूथ बनाए गए हैं। इन सभी पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल लगाया गया है। प्रत्येक बूथ पर कम से कम 2 सशस्त्र आरक्षी अवश्य लगाए गए हैं। इसके अलावा लगभग 263 मतदान केंद्र क्रिटिकल या संवेदनशील के रूप में चिन्हित किए गए हैं, जिस पर हाफ सेक्शन पैरामिलिट्री लगी है। इसके अतिरिक्त 224 सेक्टर पुलिस अधिकारी एवं 46 जोनल पुलिस अधिकारी, इस प्रकार 270 अलग अलग पेट्रोलिंग पार्टियां होंगी जो कंटिन्यूस भ्रमणशील रहकर समस्त बूथों पर सुरक्षा व्यवस्था एवं आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करेगी। इसके अलावा सुपर जोन व अन्य अधिकारी भी कंटिन्यूस पेट्रोलिंग करते रहेंगे। अतः मेरी सबसे अनुरोध है कि कल दिनांक 20 मई को भारी संख्या में आप मतदान देकर लोकतंत्र के इस महापर्व में भागीदार बने। और लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के रण में कल रायबरेली में मतदान होना है, लेकिन रायबरेली का रण इन दिनों बेहद दिलचस्प नजर आ रहा है। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ये रिपोर्ट आप देखिए और समझिए। रायबरेली का रण, कांग्रेस का गढ़, बीजेपी का मिशन।
क्या रायबरेली में बदलेगा इतिहास? मां की विरासत बचाने में कामयाब होंगे राहुल? रायबरेली को इस चुनाव की नंबर 1 सीट कह सकते हैं, क्योंकि रायबरेली लोकसभा सीट कांग्रेस पार्टी के गढ़ के रूप में मानी जाती रही है। इस सीट पर इंदिरा गांधी, अरुण नेहरू, शीला कौल, सतीश शर्मा और सोनिया गांधी जैसे सरीखे नेताओं ने लगभग 5 दशक तक राज किया है। इस बार कांग्रेस पार्टी से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी को घेरने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने मौजूदा मंत्री दिनेश सिंह को यहां से मैदान में उतारा है। रायबरेली वो लोकसभा सीट है जहां 72 साल के सियासी इतिहास में 66 साल कांग्रेस का राज रहा है। अब तक हुए 20 चुनाव में 17 बार कांग्रेस को जीत मिली है। 72 साल में गांधी परिवार से 4 लोग सांसद का चुनाव लड़े हैं। 20 साल तक रायबरेली सीट का प्रतिनिधित्व सोनिया गांधी ने किया है और जब राज्यसभा सदस्य चुनी गयी तो उन्होंने रायबरेली वासियों को एक पत्र लिखा कि ये परिवार दिल्ली में अधूरा है, जो रायबरेली आकर पूरा होता है। अब इस रायबरेली सीट का जिम्मा राहुल गांधी को सौंप दिया है। गांधी परिवार खुद को रायबरेली से चट्टान की तरह जुड़ा हुआ मानता है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने अपने पैर पसारे हैं, उसके चलते 2024 में रायबरेली में राहुल गांधी के लिए अपनी मां सोनिया के रिकॉर्ड को तोड़ना आसान नहीं है। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस से उसके रायबरेली और अमेठी के किलों पर फतह करने की कोशिश की। बीजेपी को अमेठी में तो कामयाबी मिली, लेकिन रायबरेली का किला फतह नहीं कर सकी। सोनिया गांधी और दिनेश प्रताप सिंह के बीच कड़ा मुकाबला हुआ था। बीजेपी ने दिनेश प्रताप सिंह को चुनावी मैदान में एक बार फिर उतारा है, जिनका मुकाबला इस बार सोनिया के बजाय उनके बेटे राहुल गांधी से है। पिछली बार राहुल अमेठी हार गए थे, जिसके चलते इस बार रायबरेली में कांग्रेस पूरा दमखम लगा रही है। ऐसे में राहुल गांधी के सामने रायबरेली में बीजेपी के बढ़ते सियासी ग्राफ के साथ साथ जीत दर्ज करना एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। इस बार के लोकसभा चुनाव में यूपी में कांग्रेस के साथ अखिलेश भी है। अब ऐसे में देखना होगा कि रायबरेली में किसे पॉलिटिकल प्रॉफिट होगा। क्या राहुल गांधी विरासत की सीट बचा पाएंगे या बीजेपी ये सीट भी छीन लेगी? ये देखने के लिए 4 जून तक का इंतजार करना होगा। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। फिलहाल यहां रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। तो चलिए अब बात होगी तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। नोएडा में होटल में लगी भीषण आग, सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की कई गाड़ियां आग को कंट्रोल किया। घटना में फंसे लड़का लड़की को रेस्क्यू किया गया। कानपुर में सड़क किनारे मिला है युवक का शव, पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया है। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। फतेहपुर में चुनाव ड्यूटी में आए होमगार्ड की अचानक से तबीयत खराब हो गई। अस्पताल में डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फतेहपुर में हिट एंड रन का मामला सामने आया। टक्कर मारने के बाद गाड़ी के भगाने का वीडियो वायरल। हादसे में 2 युवकों की मौत की खबर। आगरा में तापमान 45 डिग्री भी क्रॉस कर चुका है। हीट वेव लू को लेकर अलर्ट जारी है। शहर और ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों पर उपचार की समुचित व्यवस्था। रायबरेली में पड़ोसी पर लगा है नाबालिग को भगाने का दबाव। परिजनों ने पुलिस अधीक्षक से लगाई न्याय की गुहार। महाराजगंज थाना क्षेत्र के गोलाहा मजरे जिहावा थाना महाराजगंज का मामला। कानपुर में अवैध तरीके से गाड़ियों पर प्रेस लिखना भारी पड़ेगा। ट्रैफिक पुलिस ने शुरू की कार्रवाई। सहारनपुर में बहन के प्रेमी और उसके भाई पर जानलेवा हमला। प्रेमी की हुई है मौत। अस्पताल में भाई को भर्ती किया गया, इलाज जारी। आगरा में मौसम विभाग ने भीषण गर्मी के चलते किया है रेड अलर्ट जारी। आगरा, मथुरा सहित कानपुर में भी गर्मी का प्रकोप जारी है। कासगंज में सीएनजी गाड़ी में लगी आग। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां, आग को कंट्रोल किया। आग की चपेट में लाखों रुपए की जींस का कपड़ा जलकर राख हो गया। मथुरा में चलती कार आग का गोला बन गई है। 2 लोगों ने कूदकर बचाई अपनी जान। कार जलकर पूरी तरह से राख। हमीरपुर में जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदाताओं से की अपील, कहा 20 मई को बढ़ चढ़कर अपने मत का इस्तेमाल करें। मुजफ्फरनगर में एसडीएम ने की बड़ी कार्रवाई। भट्टे के रेगुलेशंस
धंधा अवैध खनन चल रहा था। गोरखपुर में रेलवे स्टेशन पर चला गया सघन चेकिंग अभियान। शहर की सुरक्षा को लेकर आने जाने वालों पर कड़ी निगरानी। बलिया में खबर से नाराज एसएसओ ने पत्रकार को फंसा दिया है। फर्जी घटना बनाकर पत्रकार पर दर्ज करवा दी एफआईआर। महोबा में थाने के अंदर महिला की पिटाई का मामला। अचेत अवस्था में अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। प्रतापगढ़ में इंडिया गठबंधन के सपा प्रत्याशी डॉक्टर एसपी सिंह पटेल ने किया जनसंपर्क। लोगों से किए समर्थन की अपील। आगरा में गर्मी का सितम जारी है। पशु पक्षियों को भी परेशानी हो रही है, उनके लिए इंतजाम किए गए। श्री बांकी बिहारी एजुकेशन सोसाइटी ने मिट्टी के कुंडली और दाने का भी वितरण किया। फर्रुखाबाद में शॉर्ट सर्किट की वजह से जिम में आग लग गई है। कड़ी मशक्कत के बाद आग को कंट्रोल किया गया। इटावा में जारी है अवैध ओवरलोडेड ट्रैक्टरों का खेल। अवैध खनन से लदे ट्रैक्टर्स को कराया जाता है पास। पुलिस पर मिली भगत का। सहारनपुर में किसानों पर फायरिंग करने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया। दो तमंचे 2 खोखे और एक स्प्लेंडर बाइक भी बरामद की। फिरोजाबाद में नहर में नहाने आए 2 दोस्त, एक का शव बरामद कर लिया गया है, दूसरे की तलाश जारी है। सहारनपुर में जिला मजिस्ट्रेट ने भूमाफियाओं से जमीन करवाई है कब्जा मुक्त। 50 हेक्टेयर से अधिक बताई जा रही है जमीन। सहारनपुर के जिला हॉस्पिटल में लगी है भीषण आग। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग को कंट्रोल किया। अलीगढ़ में पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने 2 सगे भाइयों पर अटैक कर दिया है। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। पुलिस से लगाई है न्याय की गुहार। अलीगढ़ में अज्ञात ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी है। परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बुलंदशहर में किसान नेता बिन्नू अधाना ने कार्यालय पर 2 बदमाशों में फायरिंग की है। हमले के वक्त कार्यालय में नहीं था किसान। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।